अफेयर्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर हमें देखने मिल रहा है 28 जून 2024 का, वो है डिप्टी स्पीकर को लेके। डिप्टी स्पीकर जो है ये न्यूज़ में रहे हैं और डिप्टी स्पीकर सबसे पहला जो ये टॉपिक आपको देखने मिलता है, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, चेयरमैन हो, डिप्टी चेयरमैन हो, राज्यसभा लोकसभा हो, ये पूरे टॉपिक इंडियन पॉलिटी के है। ये जो टॉपिक आपको देखने मिल रहा है फर्स्ट टॉपिक ये इंडियन पॉलिटी का है और ये टॉपिक आता है स्पीकर को लेके, डिप्टी स्पीकर को लेके। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ये पोस्ट कौन से हाउस में होती है? ये होती है लोकसभा में। लोकसभा में, पार्लियामेंट में ये पोस्ट आपको देखने मिलती है। उसके अलावा यही पोस्ट आपको देखने मिलती है विधानसभा में, विधानसभा स्टेट लेवल पे या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल पे। ये दो जगह पे आपको स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट देखने मिलती है। अब देखते हैं कि ये जो करंट अफेयर है ये हो क्या रहा है। अब आपको पता है कि जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी, उसके सीट्स कुछ कम हो चुके हैं। जो रूलिंग पार्टी है उसको बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं मिली है, इसीलिए अपोजिशन इस बार स्ट्रांग बनने वाला है। जो अपोजिशन स्ट्रांग बनने वाला है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी चुने गए हैं इस बार लोकसभा के। राहुल गांधी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन करके सिलेक्ट यानी अपॉइंट कर दिए गए। अब राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, उसी के साथ साथ अपोजिशन के पास काफ़ी अच्छी सीट्स है। अपोजिशन के पास अच्छी सीट्स होने के कारण अब ये बात की जा रही है कि अपोजिशन का स्ट्रेंथ जो लोकसभा में बढ़ी है, इसीलिए डिप्टी स्पीकर की पोस्ट अपोजिशन को मिलनी चाहिए। ये याद रखना, स्पीकर जो होता है, स्पीकर ज़्यादातर इलेक्ट होता है और वो इलेक्ट उसी पार्टी से होगा जो पार्टी मेजॉरिटी में जिसको सीट्स मिले, क्योंकि इलेक्शन में वही जीतेगा जिसकी सीट्स ज़्यादा हैं। अब स्पीकर तो रूलिंग पार्टी से होता है, बट यहाँ पे बात ये की जा रही है कि जो डिप्टी स्पीकर रहेगा, इस डिप्टी स्पीकर को अपोजिशन से रहना चाहिए, ये यहाँ बात की जा रही है। अब आपको बताता हूँ, ये बात याद रखना कि डिप्टी स्पीकर क्या अपोजिशन का मेंबर रहता है, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो आज तक देयर वाज नो डिप्टी स्पीकर फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ 17th लोकसभा। 2019 से 2024 तक लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर ही नहीं था। विदाउट डिप्टी स्पीकर पूरी लोकसभा चली है, 17th लोकसभा। ये अच्छे से याद रखना है। अब चलिए बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड में जो चीज़ें जाननी है वो अच्छे से देखिएगा, ये अच्छे से याद रखना। अब मैं जो बताने वाला हूँ ये, इसमें आपको ये सबसे पहले देखने मिलता है कि पहले 4 डिप्टी स्पीकर जो थे इस देश के, पहले 4 डिप्टी स्पीकर जो भी लोग बने थे वो बने 1952 से 1969 के बीच में। ये चारों के चारों कांग्रेस से थे और उस वक्त कांग्रेस ये रूलिंग पार्टी हुआ करती थी। तब ये नियम नहीं चल रहा था कि भाई डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से होगा। बट उसके बाद 1990 से 2014 तक, फ्रॉम 1990 टू 2014 जो डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है वो हमेशा अपोजिशन के पास गई है। और 2014 से तो 2024 तक ऐसा नहीं हुआ फिर से। अब 2024 के बाद ऐसा होगा क्या, यही सवाल उठ रहा है, क्योंकि अब तो अपोजिशन के पास सीट्स भी अच्छी है। तो पहले जो रीजन दिए जा रहे थे कि अपोजिशन के पास उतनी सीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अब वो सब रीजंस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि अपोजिशन के पास अच्छी सीट आने के कारण अब ये हो सकता है कि इस बार डिप्टी स्पीकर अपोजिशन से चुना जाए, यानी कांग्रेस से चुना जाए। स्पीकर तो बीजेपी के ही बनेंगे, बट डिप्टी स्पीकर की यहाँ बात की जा रही है। चलिए अब कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ थोड़े से जाके आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है, सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो की टेक अवेज देख लीजिएगा। की टेक अवेज में अच्छे से समझिएगा, जो एक एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे आर्टिकल्स अच्छे से समझना है, जितना होता है उतना लिख के रखिएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 95 क्लॉज 1, आर्टिकल 95 जो है उसका जो क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि डिप्टी स्पीकर जो होता है उसको स्पीकर की ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए अगर स्पीकर की सीट या पोस्ट वैकेंट है तो, यानी जब स्पीकर नाम की पोस्ट पे कोई अवेलेबल नहीं है या वो अब्सेंट है, तो उस वक्त स्पीकर के जो भी काम है वो कौन देखेगा? डिप्टी स्पीकर देखेगा। ये हमें पता चलता है। ये पहला पॉइंट अच्छे से याद रखना। दूसरा पॉइंट, जो डिप्टी स्पीकर होता है उसको वही पावर होती है जो स्पीकर को होती है। जब वो स्पीकर का काम करता है तो स्पीकर की पावर डिप्टी स्पीकर को मिल जाती है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए नाम का पर्सन स्पीकर है, अगर ये एब्सेंट है तो इसके जगह मीटिंग्स है उसको प्रिसाइड करने का काम करता है डिप्टी स्पीकर। ये जो डिप्टी स्पीकर जब ये इस
मीटिंग को प्रिसाइड करेगा तो इसके पास पूरी पावर स्पीकर की आ जाएगी। जो स्पीकर के पास पावर है वही पावर डिप्टी स्पीकर के पास आ जाएगी। ये भी आपको यहाँ पे पता चलता है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता चल गए। 2 पॉइंट्स के बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे याद रखना। देखिए पहले पॉइंट में आपने यहाँ पे आर्टिकल याद रखा, दूसरे में आपने याद रखा उसकी पावर क्या होती है डिप्टी स्पीकर की। तीसरा पॉइंट यहाँ देखना, ऑल रेफरेंस टू स्पीकर। देखो स्पीकर ये जो वर्ड यूज किया गया है रूल्स में, जो भी रूल्स है उसमें जब भी स्पीकर वर्ड आता है तो उसका मतलब डिप्टी स्पीकर भी उसी में आता है। स्पीकर इस टर्म में ही डिप्टी स्पीकर का भी वहाँ पे मेंशन हो गया है, ऐसा ही समझ के चला जाता है। स्पीकर यानी सिर्फ स्पीकर नहीं, स्पीकर यानी डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों, ये बात है। तो यहाँ याद रखिएगा दोनों स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं उसमें क्या लिखा है, मस्ट बी अपॉइंटेड एज सुन एज मे बी। आर्टिकल 93 क्या कहता है, अच्छे से सुनिएगा। आर्टिकल 93 वैसे के वैसा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। आर्टिकल 93 का द हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, यानी जो लोकसभा होती है, शाल, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है शाल, दूसरा वर्ड यूज हुआ है एज सुन एज मे बी। चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी रिस्पेक्टिवली स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, लिखा है वहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जबकि लिखा है कि लोकसभा ने एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर दोनों को भी क्या करना चाहिए, तो दोनों को भी यहाँ पे चूज करना चाहिए 2 मेंबर्स को। और यहाँ शाल वर्ड आया है, शाल वर्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि करना ही चाहिए। और एज सुन एज पॉसिबल का, एज सुन एज मे बी का मीनिंग है जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी करना है। उसके बावजूद 2019 से 2024 के बीच में कोई भी चूज नहीं किया गया था, ये बात सही नहीं थी, यही लोगों का कहा जा रहा है, यही एक्सपर्ट्स का कहना है। अब आगे होता क्या है, ये तो हो गया आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 के बाद अब आगे जो आप देखते हो वो आता है आर्टिकल 178। आर्टिकल 178 स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में कुछ प्रोविजंस देता है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जैसे लोकसभा में होते हैं वैसे ही विधानसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होंगे। ठीक है, जैसे लोकसभा में होंगे वैसे लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा कहाँ पे काम करती है, स्टेट लेवल पे काम करती है। तो ये 2 पोस्ट यहाँ पे भी होगी, ये आपको याद रखना है। अब आगे की बात जो बताऊंगा उसको अच्छे से समझेंगे। फिर से यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है की टेक अवेज थे, 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट्स आपने यहाँ पे पढ़े। 6 के 6 पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है, एक भी पॉइंट पे मिस नहीं करना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन पॉलिटी का इस बार यूपीएससी में सबसे ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन जो पूछे गए वो इंडियन पॉलिटी के थे, तो इंडियन पॉलिटी का ही है। उसके बाद आते हैं इज इट मैंडेटरी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव डिप्टी स्पीकर। सवाल ये उठता है कि इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बार 2019 से पिछले टर्म में 17th लोकसभा में जो कि चली है, 17th लोकसभा वो चली है 2019 से तो 2024 के बीच में इन्होंने यहाँ से यहाँ तो कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं रखा। तो क्या रखा नहीं तो भी चलता है क्या, ये सवाल उठता है कि ये ज़रूरी है क्या कि डिप्टी स्पीकर रखना चाहिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई टाइम फ्रेम। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ क्या कहा है, एज सुन एज मे बी, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी। किसी के लिए जल्दी 1 साल होता है, किसी के लिए जल्दी 2 साल होता है, किसी के लिए जल्दी 10 साल भी होता है। तो उन्होंने 5 साल तक बिना डिप्टी स्पीकर के चला के दिखाया है, यानी गवर्नमेंट को अलाउ किया जा रहा है टू डिले या अवॉइड अपॉइंटिंग अ डिप्टी स्पीकर। यानी गवर्नमेंट कितना भी लंबा खींच सकती है क्योंकि टाइम फ्रेम तो दिया ही नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन देता कि 6 महीने के भीतर, 1 साल के भीतर तो अलग बात थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या करेंगे आप, ये है। हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने ये कहा है कि आर्टिकल 93 की बात करो या आर्टिकल 178 की बात करो, उसमें एक वर्ड यूज हुआ है शाल। शाल का मीनिंग है कि करना ही चाहिए, और दूसरा वर्ड हुआ है एज सुन एज मे बी, यानी जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी करना चाहिए। ये दोनों वर्ड यूज हुए हैं तो इट इंडिकेट कि इलेक्शन जो होंगे वो होने चाहिए, मैंडेटरी तो है ही और जल्द से जल्द भी करना चाहिए, क्योंकि शाल वर्ड यूज हुआ है। इतनी इंग्लिश तो सभी को आती है, शाल हुआ है तो भाई करना जरूरी है। और एज सुन एज मे बी बोला यानी अर्लीस्ट, यानी जल्द से जल्द करना चाहिए। तो मैंडेटरी है या नहीं, तो बिल्कुल मैंडेटरी है, बट कब करना है इसकी टाइम फ्रेम मेंशन नहीं है। ये हमें कुछ चीज़ें पता चलती है। चलिए ऊपर आते हैं और भी चीज़ें देखते हैं इसमें। अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि मैंडेटरी है या नहीं, तो बिल्कुल मैंडेटरी है क्योंकि शाल वर्ड को यूज़ किया, ये आपको पता चल गया। टाइम कितना है ये यहाँ दिया नहीं है। अब रूल्स क्या है इलेक्शन के, इलेक्शन कैसे होने चाहिए स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, इसके लिए क्या नियम है। सबसे पहला नियम सुनिएगा, अच्छे से याद रखना है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। ये लोग कौन होते हैं,
ये लोग होते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी जितने भी मेंबर लोकसभा में बैठे हैं उन्हीं में से 2 लोग चुने जाते हैं। एक बनता है स्पीकर और एक बनता है डेप्यूटी स्पीकर। और कैसे चुने जाते हैं? सिंपल मेजॉरिटी से। जितने लोग आए हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि 400 लोग प्रेजेंट है, तो 400 में से 200 प्लस लोग जिसको वोट देंगे वो स्पीकर बनेगा। सेम प्रोसीजर डेप्यूटी स्पीकर के लिए रहेगी, जो ज़्यादा लोग जिसको वोट देंगे वही डेप्यूटी स्पीकर भी बनेगा। चलो, तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आगे की बात करते हैं। इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर जो होता है वो कब होता है, ये याद रखना। इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर यूजुअली टेक्स प्लेस इन सेकेंड सेशन। जब सेशन शुरू होते हैं पार्लियामेंट के, तो पहले सेशन में ही स्पीकर को चुना जाता है, और जब सेशन ख़त्म हो जाता है और दूसरा सेशन शुरू होता है, उस वक्त जनरली डेप्यूटी स्पीकर को चुना जाता है। बट ऐसे कोई नियम नहीं है, आज तक ऐसा चलते आया है, ऐसी परंपरा है कि दूसरे सेशन में हम डेप्यूटी स्पीकर को चुनते हैं, ऐसा है। अब देयर इज़ नो बार ऑफ हैविंग इलेक्शन इन द फर्स्ट सेशन। मैंने आपको बताया आप पहले सेशन में भी चुन सकते हो, कोई कंपल्सन नहीं है। आपको जब चुनना है चुनो, नहीं चुनना है तो मत चुनो। कहाँ चुना गया? 5 साल तक, यानी कभी भी चुन सकते हैं। चुनना है तो आप उसके पहले भी आप उसको चुनिए या फिर उसके बाद भी चुनिए। बट द इलेक्शन जो है ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज जनरली नॉट डिले नहीं करना चाहिए आपने सेकेंड सेशन के आगे। अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीज़न है या फिर ऐसे कोई अवॉइड ना कर, यानी ऐसी कुछ चीज़ें जो अवॉइड नहीं की जा सकती है तो ठीक बात है। बट अगर आप कोई चीज़ें अवॉइड करके उसको चुन सकते हो तो आपने बिल्कुल चुनना चाहिए, ये भी हमें पता चलता है। तो कुछ जेन्युइन रीज़न के लिए आप उसको डिले कर सकते हो, अदरवाइज उसका अपॉइंटमेंट डिले नहीं होना चाहिए, इलेक्शन होते रहने चाहिए। अगली बात सुनिएगा। इन द लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर इज गवर्न बाय रूल 8। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो ये भी आ सकता है कौन से रूल में दिया है। अब डेप्यूटी स्पीकर न्यूज़ में आया तो ये आ ही सकता है, तो ये लिख के रखना है जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है। रूल 8 में ऐसा दिया है कि डेप्यूटी स्पीकर जो है उसके इलेक्शन कैसे होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, रूल 8 में दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर होने चाहिए। इलेक्शन कैसे होंगे ये रूल 8 में दिया है। और किस चीज़ के रूल है? नाम है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। इसका रूल नंबर 8, रूल्स का टाइटल है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, और उसमें रूल नंबर 8 ये बताता है कि स्पीकर के, डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन किस मैनर में होंगे और कैसे होंगे। दूसरा देखो, आपको ये भी बताता हूँ, इलेक्शन शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन कब होंगे, इसकी डेट कौन फिक्स करता है? इसकी डेट फिक्स करते हैं स्पीकर। पहले स्पीकर चुने जाते हैं। प्रोसीजर सुन लो, लोकसभा होगी, लोकसभा का सेशन होगा, सेशन में स्पीकर चुना जाएगा। स्पीकर चुने जाने के बाद स्पीकर एक डेट बताएंगे, वो डेट फिक्स होने के बाद वो डेट पे डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कम, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन डेट फिक्स करता है डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की। वहाँ ऑप्शन में रह सकता है प्रेसिडेंट, वहाँ ऑप्शन में रह सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहाँ ऑप्शन में रह सकता है प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे ऑप्शन में रह सकता है स्पीकर। आपको याद रखना है, आपको सही ऑप्शन चूज करना और सही ऑप्शन स्पीकर होगा। अगला, डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट किया जाता है वंस अ मोशन प्रपोजिंग हिज और हर नेम। हर पार्टी अपना नाम बताती है कि किसको किसको खड़ा रख रही है, और वो लोगों में से एक को डेप्यूटी स्पीकर पूरा हाउस चुनता है। चुनने के बाद डेप्यूटी स्पीकर यूजुअली ऑफिस में रहता है जब तक लोकसभा डिसॉल्व नहीं हो जाती। 5 साल बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, डेप्यूटी स्पीकर भी चला जाएगा, तो डेप्यूटी स्पीकर इतना टाइम रहता है। आर्टिकल 94 जो है और आर्टिकल 179 जो है वो ये बताता है कि स्टेट असेंबली में भी ऐसे स्पीकर रहेंगे। जैसे हमने देखा कि ये पार्लियामेंट की बात कर रहा है तो स्टेट असेंबली की बात करते हैं। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर शैल वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीज टू बी मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, ये भी कहते हैं, ठीक है। 94 किसके लिए? 94 लोकसभा के लिए है। 179 किसके लिए? विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए है। तो ये 2 आर्टिकल्स है। ये 2 आर्टिकल्स में याद रखना, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर अपना ऑफिस वैकेट कर देंगे, उनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक व्यक्ति स्पीकर करके चुना गया, ए नाम का पर्सन स्पीकर बन गया। ये जो ए नाम का पर्सन जो स्पीकर बना है, इसकी लोकसभा की मेंबरशिप ही कैंसिल हो गई। जो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर नहीं है वो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर नहीं हो सकता। इसलिए अगर इसकी मेंबरशिप लोकसभा की चली जाती है तो इसकी अपने आप स्पीकर या फिर डिप्टी स्पीकर वाली जो पोस्ट है वो भी चली जाएगी।
ये याद रखना है। जो मेंबर नहीं वो स्पीकर नहीं, जो मेंबर नहीं वो डिप्टी स्पीकर नहीं, खुद आर्टिकल 94 कहता है। ठीक है, तो इतने सारे आर्टिकल्स के साथ आपको हर चीज़ यहाँ पे पता चल गई है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, एक लाइन की इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वाली इन्फॉर्मेशन। एक आपको ऑप्शन डाला जा सकता है और पूछा जा सकता है विच अमंग द अबाउ गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट या नॉट करेक्ट। यहाँ पे ये आ सकता है, ये अच्छे से याद रखना, एकदम फैक्ट है। आफ्टर द फर्स्ट स्पीकर जी.वी. मावलनकर डाइड इन 1956, जो पहले स्पीकर बने इंडिया के लोकसभा के, जब उनकी डेथ हुई, उनका नाम था जी.वी. मावलनकर। जब इनकी डेथ हुई तो बिफोर हिज टर्म एंडेड उनकी डेथ हो चुकी थी। उस वक्त हमारे जो डेप्यूटी स्पीकर थे, जिनका नाम था अनंत सयानम करके नाम था, एम अनंत सयानम अयंगर, जो है ही फाइल्ड इन फॉर रिमेनिंग टेन्योर ऑफ लोकसभा, यानी उन्होंने 1956 से 1957 के बीच में स्पीकर की पोस्ट संभाली। तो समझ जाइए डिप्टी स्पीकर का रहना कितना ज़रूरी है। नहीं रहते तो स्पीकर के अचानक जाने से कौन चलाता सेशन, और हम रिस्क लेके चले हैं कि भाई डिप्टी स्पीकर कोई भी नहीं था, तो स्पीकर के एब्सेंस में कौन चलाएगा लोकसभा। तो इसीलिए डिप्टी स्पीकर का रहना ज़रूरी है। अयंगर वॉज लेटर इलेक्टेड एज स्पीकर, उनको बाद में स्पीकर भी बनाया गया। तो आप समझिए एक ऐसे व्यक्ति हमारे देश के पहले स्पीकर, जो स्पीकर रहते हुए ही उनकी डेथ हो गई, उनका नाम था मावलनकर। मावलनकर की डेथ हो जाती है और बचा हुआ टर्म 1 साल का था, और 1 साल में जिन्होंने संभाला ये स्पीकर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो डिप्टी स्पीकर था। मैंने आपको बताया डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर का काम करता है तो उसको पूरी पावर स्पीकर की मिल जाती है। ये हो गया आपका पहला करंट अफेयर, और इसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में आपको ये न्यूज़ देखने मिलेगी डिप्टी स्पीकर की, क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि अब डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का रहना चाहिए, क्योंकि हमारी अच्छी खासी सीट आ चुकी है। तो चलिए, आपको पहला करंट अफेयर यहाँ पे क्लियर हो गया। दूसरे करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। दूसरा करंट अफेयर जो है वो है, चाइना ने एक मिशन भेजा मून पे, लूनर मिशन है चाइना का। ये न्यूज़ में रहा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये आपको देखने मिलता है। अब ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, इसमें चाइना सैंपल जो है वो लेके आ गया है। चाइना के सैंपल जो है रिटर्न लूनर मिशन, तो लूनर मिशन से अब चांद से कुछ सैंपल मिल चुके हमें। आपको पता है कि चांद जो है, हमारा जो मून है, उसकी 2 साइड है। एक डार्कर साइड है जो हम देख नहीं पाते हैं। हमारी अर्थ और मून के घूमने की स्पीड एक जैसी होने के कारण, यानी अर्थ जो स्पीड से घूम रही है अपने ही अराउंड, अपने ही एक्सिस में, उसी स्पीड से मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है और खुद के भी अराउंड घूम रहा है। इसीलिए हमको जो खुद के अराउंड घूमने वाली स्पीड है वो अर्थ के जितनी है, इसलिए हमको एक ही साइड विजिबल होती है हमेशा, मून की। एक पीछे की साइड है जो हमें दिखती नहीं है। पीछे की साइड से ही हमें सैंपल्स लाने थे, ऐसा बहुत कम लोग कर पाए हैं। हम उसके बहुत करीब गए थे चंद्रयान लेके, बट एकदम हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। चाइना वहाँ पहुँचने की पूरी कोशिश करता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये सिलेबस है। चाइना का जो मिशन था चैंग-ई 6, ये मिशन था, ट्यूसडे को बिकेम द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू ब्रिंग बैक सैंपल्स फ्रॉम द फार साइड ऑफ मून, जिसको हम डार्कर साइड कहते हैं, उसको फार साइड भी कहा जाता है। हम डार्कर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको दिखती नहीं है, हम फार साइड भी इसलिए कहते हैं क्योंकि हमसे काफ़ी दूर है। अब जाने के लिए सबसे दूर की साइड पीछे की साइड है। चाइना उस साइड पे गया। चाइना का मिशन का नाम था चैंग-ई मिशन। चैंग-ई मिशन वापस आ चुका है, और अर्थ से जो साइड नहीं दिखती है उस साइड से चाइना यहाँ से सैंपल उठा के लेके आया है। बहुत पॉजिटिव बात है। बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया का चंद्रयान 4 मिशन जो है, जो करंटली अंडर डेवलपमेंट है, अब हमारा चंद्रयान 4 मिशन बन रहा है। अब तक 3 चंद्रयान के मिशन हैं, हो चुके हैं। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इसका डेवलपमेंट कर रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ये भी सैंपल लेके आएगा उसी जगह से जहाँ से फार साइड से चाइना ने लाया है। चंद्रयान 3 जो है ये 600 किलोमीटर दूर निकला, लैंड हुआ था साउथ पोल के, और ये जो है चाइना पूरा वहाँ पे ही लॉन्च हुआ है। तो हमारा चंद्रयान 4 भी वहीं पे लॉन्च होगा। ये हम अभी उसको ऐसा डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमें 2 चीज़ें पता चलती है। की टेक अवेज यहाँ समझ जाइएगा। लैंडर जो है, जो यहाँ पे लैंडर भेजा था चाइना ने, ये लैंडर मून पे उतरा, डिसेंडेंट ऑन मून सरफेस ऑन जून 1 जून को ये पहुँच जाता है। और ये चाइना ने भेजा हुआ जो लैंडर था, इसने 2 दिन बिताए, स्पेंड 2 डेज कलेक्टिंग रॉक्स एंड सॉइल। वहाँ से उसने पत्थर और कुछ सॉइल जो है मिट्टी, वो वहाँ से उसने जमा की है फ्रॉम वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट लूनर क्रेटर्स। जो क्रेटर बने हैं मून में, वहाँ के उसने उठा के लाए हैं चैंग-ई मिशन ने, कुछ पत्थर और कुछ सॉइल। ठीक है, और हम देखेंगे 2500 किलोमीटर वाइड है वो।
इतना वाइड था वो, 2,500 किलोमीटर। साउथ पोल एटकेन कहा जाता है, SPA बेसिन कहा जाता है उसको। तो उसने जो यूज़ किया है वो रोबोटिक आर्म का यूज़ किया है, एक रोबोट जैसा एक कोई बनाया गया है मशीन, वो वहाँ पहुँचा है, उसने ड्रिल करके वहाँ से रॉक और सॉइल निकाली है सैंपल, और वो अब लेके इंडिया में पहुँचा है। लैंडर जो होता है वो लॉन्च हो जाता है एसेंट मॉड्यूल में, फिर वापस आने के लिए ट्रांसफर टू द सैंपल्स जो है उसको ट्रांसफ़र कर देता है। और चैंगी ऑर्बिटर जो होता है दैट वाज ऑर्बिटिंग द मून को जो ऑर्बिट कर रहा था उस तक वो पहुंचा देता है जो भी सैंपल लिए गए थे वो। और 21 जून को जो ऑर्बिटर होता है वो रिलीज हो जाता है और वो अपने सैंपल लेके अर्थ की तरफ पहुंचने शुरू कर देता है। अब आपको पता चल गया ट्यूसडे को वो पहुंच चुका है, तो ये ट्यूसडे को पहुंच गया है और सैंपल भी अभी हमें मिल चुके हैं। सो ये बात है, यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये उठता है, इज दिस द फर्स्ट टाइम अ स्पेसक्राफ्ट हैज ब्रॉट लूनर सैंपल टू अर्थ? क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई चांद से कुछ सैंपल लेके आया है? तो दिस वाज नॉट फर्स्ट टाइम, हम ये कह सकते फार साइड से लेके आया वो पहली बार। बट बैक इन जुलाई 1969 यूएस ने अपोलो 11 मिशन भेजा था। हर मिशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। यूएस ने एक मिशन भेजा था अपोलो 11 मिशन, उसने 22 किलो, कम नहीं 22 केजी लूनर सरफेस से मटेरियल उठा के लाया था, इंक्लूडिंग 50 रॉक्स, 50 पत्थर लेके आया था। और टोटल वेट अगर देखा गया मटेरियल का तो 22 किलो का था। 22 किलो का मटेरियल लेके वो इंडिया पहुंचा। सितंबर 1970 में सोवियत ने भेजा था लूना 16 मिशन। लूना 16 जो है वो फर्स्ट रोबोटिक सैंपल है, जैसा अभी चाइना का रोबोटिक सैंपल है, रोबोट खुद गया और रोबोट ने सैंपल ड्रिल करके उठा के लाया, वैसे लूना 16 भी गया था और वो भी वापस आया था काफ़ी सारे पीसेस लेके मून से अर्थ के ऊपर। रिसेंट ईयर्स में चैंग E5, जैसा अभी चैंग E6 भेजा गया है वैसे चैंग E5 ये चैंग E6 के पहले वाला था। इसने भी 2 किलो लूनर सॉइल उठा के लाई थी, 2 किलो सॉइल उठा के लाई थी दिसंबर 2020 में। ये जितने भी सैंपल हैं ये नियर साइड से आए हैं मून के हम 2 साइड देखते हैं, एक होती है नियर साइड, एक होती है फार साइड। ये जो नियर साइड होती है ये हमारे अर्थ से पास की साइड है, क्योंकि ये साइड अर्थ को फेस करके घूमती है। जो पीछे की साइड है वहाँ पहुँचने के लिए हमें बहुत बड़ा राउंड लगा के पहुँचना पड़ता है, इसीलिए हम इस साइड को फार साइड कहते हैं। अब तक जो सैंपल आए थे वो पूरे के पूरे नियर साइड से आए थे। डिफ़िकल्ट टेरेन है वहाँ, जो फार साइड है उसमें बहुत ऐसे ऊपर नीचे ज़मीन है। इतना ही नहीं तो बड़े बड़े क्रेटर्स बने हुए हैं और डिफ़िकल्टी है, कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते हम और कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। आप खुद सोचिए, ऊपर नीचे ज़मीन है, उस पर जो भी चलेंगे रोबोट या जो भी, उसको कितनी डिफ़िकल्टी हो सकती है, फेल होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब बहुत मुश्किल था। द मून इज़ टाइडली लॉक्ड विथ अर्थ, है ना, तो हम देखोगे तो मून जो है वो एक तरह से है दस वी सी ओनली द वन ऑफ आवर नियरेस्ट स्पेस नेबर, एक ही साइड हम देख पा रहे हैं। एक चीज़ याद रखना, अर्थ जो घूमती है वो अपने अराउंड भी घूमती है और सन के अराउंड भी घूमती है। मून भी अपने अराउंड घूमता है खुद के अपने एक्सिस में और अर्थ के अराउंड भी घूमता है। मून जो अपने अराउंड घूम रहा है वो उतनी ही स्पीड से घूम रहा है जितने स्पीड से अर्थ घूम रही है, इसलिए ये दोनों साथ साथ में घूमते, इसलिए इसकी साइड पीछे ही रहती है हमेशा। ठीक है, वो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये सब चीज़ें रही है इसलिए हम एक ही साइड देख पा रहे हैं। चैंगी 4 जो होता है ऐसी काफ़ी सारी डिफिकल्टी को पूरा करता है। पुटिंग द U22 रोवर का नाम U22 था, अच्छे से याद रखना, वो फार लूनर साइड में भेज देता है। नाउ चैंगी हैज़ नॉट ओनली लैंडेड ऑन फार साइड बट वो रिटर्न भी हो गया है। ये है चाइना का सक्सेस, चाइना सक्सेसफुल हो गया है। चाइना लैंड करने में भी सक्सेसफुल था, चाइना रिटर्न होने में भी सक्सेसफुल हो चुका है और हमें मिल चुके हैं कुछ सैंपल्स। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए भी, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि अब सभी को कुछ सैंपल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलो अपनी दुश्मनी अपने तरफ रहती है भाई, बट कुछ चीज़ें कोलैब, कुछ चीज़ें हम हेल्प भी कर सकते हैं एक दूसरे की। अब आप देखोगे वायर ये जो है ये क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो सैंपल वापस लेके आया है ये चैंगी 6, ये ज़रूरी क्यों है? पहला तो जो सैंपल रिटर्न आए हैं इस मिशन से, जैसे चैंगी 6, इसका एम यही था कि कलेक्ट करना और रिटर्न करना सैंपल को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोकेशन से, ऐसे लोकेशन से जैसे हम कहेंगे कि हमारे अर्थ के अलावा और जहाँ भी मिल सकते, जैसे मून पे मिल सकते, मार्स पे मिल सकते और अर्थ पे वापस लाना।
एनालिसिस करने के लिए। कुछ हमने मटेरियल मार्स से भी लाया, उसको भी एनालिसिस कर रहे हैं, मून से ला रहे हैं, उसको भी एनालिसिस कर रहे हैं। क्या हमें वहाँ कुछ काम की चीज़ें मिल सकती है, क्या वहाँ पे कभी लाइफ पॉसिबल हो सकती है, कुछ मिनरल्स हमें एक्वायर हम कुछ हासिल कर सकते हैं, ये सब चीज़ों के लिए मटेरियल लाना ज़रूरी था। तो आ गए हैं रॉक्स और सॉइल्स। इन सिट्यू रोबोटिक एक्सप्लोरेशन हुए हैं, यानी वो साइट पे जाके रोबोट जो है वहाँ जाके एक्सप्लोरेशन करेगा, इन विच लैंडर्स ऑर्बिटर्स रोवर जो होंगे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे स्पेस में जाके। ये जो बॉडीज है इस पे जाके ये इन्होंने किए हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स, और आप ये देखोगे कि वहाँ जाके वो अब एक्यूरेट हमें इंफॉर्मेशन तो मिलेगी क्योंकि वो वहाँ से लाएंगे। फॉर इंस्टेंस हम कहेंगे दे कांट डिटरमाइन द ओरिजिन और एज ऑफ रॉक, ये तो वो नहीं कर सकते। हमने उनको भेजा है बट वो वहाँ बैठ के तो रिसर्च नहीं करते बैठेंगे, इसीलिए क्या ज़रूरी है कि वहाँ से हमें ये वापस लेके आना अर्थ में, और अर्थ में लाके उस पर रिसर्च करना। तो ये लोग थोड़ी एज उसकी ढूंढ पाएंगे रोबोट्स जो गए हैं, इसलिए उसका रिटर्न आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। रिटर्न नहीं आता तो सैंपल के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली रहती। इफ़ द सैंपल कैन बी ब्रॉट टू अर्थ तो साइंटिस्ट जो होते हैं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लैब में ले जाके, और हम ये देख सकते हैं कितना पुराना है, क्या है, फ्यूचर जनरेशन के क्या काम आएगा, एडवांस टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो सकती है। जैसा इंडिया का जो चंद्रयान 4 मिशन है वो करंटली डेवलपमेंट में, वो भी यही करने वाला है। तो हम भी हमारे सक्सेस की पूरी तरह से होप रखते हैं, एक अच्छी उम्मीद रखते हैं कि हमारा भी चंद्रयान 4 फिर से सक्सेसफुल होगा जस्ट लाइक चंद्रयान 3। तो ये और सक्सेस इंडिया को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। इंडिया भी इस चीज़ में आगे जाएगा, चाइना अब इसमें सक्सेसफुल हो चुका है। तो ये रहा एक और हमारा करंट अफेयर जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम देख रहे हैं कि चाइना रिटर्न हो चुका है लूनर सैंपल को लेके। तो ये रहा है, और इसका जो सोर्स रहा है ये है इंडियन एक्सप्रेस। चलिए अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं, और अगला करंट अफेयर है यूरोपियन यूनियन ने न्यू नेचर रिस्टोरेशन प्लान बताया है। यूरोपियन यूनियन काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है, आपको अभी से बता दे रहा हूँ, लिख के रखिएगा, कोई भी चीज़ छोड़िए, बट कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशन को आप नहीं छोड़ सकते। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन में कितने देश आते हैं, रिसेंटली किसने उसे ज्वाइन किया है, हर चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। तो यूरोपियन यूनियन का न्यू नेचर रिस्टोरेशन है और इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में जाने के साथ साथ कंटेक्स्ट क्या है कि यूरोपियन यूनियन वो 17 जून को 17 जून को अप्रूव करता है कि हम नेचर रिस्टोरेशन का प्लान हमारा एक रहेगा, और उस प्लान को अप्रूवल मिला है। क्या करेंगे, नेचर को रिस्टोर करेंगे, यानी यहाँ पे जो इकोसिस्टम खराब हुआ है उसको ठीक करने के लिए यूरोपियन यूनियन काम करेगा। यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश है वो मिल के एफर्ट डाल के ये करके दिखाएंगे कि हमारा इकोसिस्टम जो खराब हुआ है उसे सुधार के दिखाएंगे, ऐसा वो लोग कोशिश कर रहे हैं। बैकग्राउंड में जाते हैं। इट इज़ क्रूशियल पार्ट ऑफ द ब्लॉक्स 2030 बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी। ये अच्छे से याद रखना, हाँ, किस चीज़ का पार्ट है यहाँ पे, क्रूशियल पार्ट है किसका, ब्लॉक्स 2030। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ब्लॉक्स 2030 क्या है। बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी है एक, ठीक है। आप ये देखोगे तो वो यूरोपियन ग्रीन डील के ऊपर काम करे। ग्रीन डील यानी एनवायरमेंट के लिए जो काम करते हैं वो डील है ये। यूरोपियन ग्रीन डील क्या है, ये एक पैकेज है, पॉलिसीज़ दी है, इसमें काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स दिए हैं, एम सेट किए गए कि यूरोपियन यूनियन को क्या क्या करना चाहिए टू अ ग्रीन ट्रांजिशन, यानी हमें एनवायरमेंट को अच्छा बनाना है, हमें ग्रीन बनाना है और ज़्यादा। तो अल्टीमेट गोल ऑफ रीचिंग क्लाइमेट न्यूट्रलिटी बाय 2050, हमें क्लाइमेट को फिर से न्यूट्रल करना है। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस खराब हुई है, जो क्लाइमेट खराब हुआ है, उसको 2050 तक हम फिर से अच्छा बनाएंगे, ये हमारी कोशिश है और यही इसका बैकग्राउंड है। चलिए की टेक अवेज देखते हैं और इसमें क्या क्या देखने मिलता है। की टेक अवेज में इसके न्यू लॉ एम, उसके एम देखते हैं क्या है। तो जो नए लॉ है उसका एम है टू रिस्टोर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को रिस्टोर किया जाएगा इंक्लूडिंग स्पीसीज एंड हैबिटेट्स। तो इकोसिस्टम, स्पीसीज यानी इकोसिस्टम में जो भी प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो सब पकड़ लीजिए, फ्लोरा और फौना, उसको रिस्टोर किया जाएगा। दूसरा उनका हैबिटेट यानी उनका फॉरेस्ट या उनका पानी जहाँ भी वो रहते होंगे, उनका घर जो हैबिटेट होता है उसको हम ठीक करेंगे, ये भी यहाँ देखा जाएगा इन सीज, ये और समुंदर में भी और लैंड में दोनों ठीक करेंगे। तो पहला है कि हमें रिकवरी करना है बायोडाइवर्स और रिसिलिएंट नेचर का, हमें नेचर को फिर से ठीक करना है। दूसरा है कि क्लाइमेट मिटिगेशन करना, जो क्लाइमेट चेंजेस आए हैं उसको फिर से ठीक करना। तीसरा है इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कमिटमेंट्स चलते हैं, कुछ जो भी साइन करते हैं कन्वेंशन या जो भी एनवायरमेंट के, उसके अकॉर्डिंग चलना। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कमीशन, ये अच्छे से याद रखना, 81% जो हैबिटेट्स है
यानी 81% जो घर है ये स्पीसीज के इन द यूरोपियन यूनियन वाले कंट्री में उनका स्टेटस पुअर है, यानी वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो चुके हैं, वो ख़त्म होने के चांस पे है। इसलिए हमें अब यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा। और आपको बताता हूँ 1 in the 3 बी यानी मधुमक्खी और बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई और ये जो बी है, ये बी कोई भी हो सकती है, मक्खी किसी भी टाइप की, वो स्पीसीज सबसे ज़्यादा डिक्लाइन हो रही है। ये अच्छा ये हम कहेंगे कि अच्छी बात नहीं है कि इतने सारे यहाँ पे डिग्रेड हो रहा है एनवायरनमेंट। अब आगे आते हैं और व्हाट आर द टारगेट्स टू बी मेट अंडर न्यू लॉ। नए लॉ में क्या क्या टारगेट्स इन्होंने सेट किए हैं, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। पहला टारगेट है नए लॉ का कि रिकवरी करना इकोसिस्टम की। पहला टारगेट तो बहुत सिंपल है कि हमें इकोसिस्टम की रिकवरी करना है। दूसरा है कि एटलीस्ट 20% यूरोपियन यूनियन की जो लैंड है और जो समुंदर वाला एरिया है 2030 तक हमें उसको रिस्टोर करना है और पूरा इकोसिस्टम 2050 तक रिस्टोर करना है। यानी 20% 2030 तक रिकवर करेंगे और बचा हुआ पूरा 2050 तक हम पूरा रिस्टोर कर देंगे हमारा इकोसिस्टम। प्रायोरिटी किस चीज़ को दी जा रही है? प्रायोरिटीज़ दी जा रही है एरियाज अंडर नेचुरा 2000। नेचुरा 2000 क्या है? एक नेटवर्क बनाया इन्होंने, 27,000 नेचुरल साइट्स से बनाई गई है जो यूरोपियन यूनियन के लॉ के अंडर आती है। सबसे पहला है कि नेचुरा 2000 को हमें ठीक करना है, पहली प्रायोरिटी उसकी रहेगी। रिस्टोरेशन लॉ जो होते हैं उसमें स्पेसिफाइड टारगेट है, एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन यानी एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसमें दिए हैं। जैसा हमें शहरों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान देना है, मरीन यानी जो पानी वाला एरिया उस पर ध्यान देना है, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम पे ध्यान देना है ना, या फिर पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स पे ध्यान देना है ताकि और भी अच्छे से हमारा फ्लोरा और ये सब आ सके। और वही है रिवर कनेक्टिविटी पे ध्यान देना है। ऐसे सब काम करने का यहाँ पे फिलहाल सोचा जा रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक के ये काम कर सकते हैं। तो डिक्लाइन जो हुआ है पॉलिनेटर पॉपुलेशन की, जो पॉलिनेशन होता है उसके थ्रू आपके पास और प्लांट्स और ये सब अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि नए नए आपके पास प्लांट्स जो उनका रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये पॉलिनेटर पॉपुलेशन को हमें 2030 तक फिर से वापस करना है जो ख़त्म हुए हैं। नो नेट लॉस ऑफ ग्रीन अर्बन स्पेस यानी ट्री कवर जो है उसको अब हमें लॉस नहीं होने देना है, ये यूरोपियन यूनियन कहता है। यानी अब पेड़ काटना बंद करना होगा 2030 तक। हमें ये करना है कि एक भी चीज़ जो लॉस हुई है वो फिर से ख़त्म ना हो, उसको वापस लाया जाए। स्टॉक ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन हमें बढ़ाना है। ऑर्गेनिक कार्बन जो है, कार्बन ऐसा यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो या फिर हम यानी वो जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल ना हो, ऑर्गेनिक कार्बन रहेगा, उसका स्टॉक बढ़ाना है। नॉर्मल कार्बन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन के ऊपर ध्यान देंगे। और जो ड्रेन पिटलैंड है एग्रीकल्चर यूज़ में जो आएगी, अब यही है कि आपको ये देखने मिलेगा कि रिस्टोर करना है जो भी अभी ज़मीनें थी जहाँ एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए जो ज़मीनें थी अब वो काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसको भी रिस्टोर करना है, ऐसा समझ लीजिए। उसके अलावा हैबिटेट जो है एक्वेटिक आइकॉनिक मरीन स्पीसीज़ के, मरीन स्पीसीज़ यानी जो पानी के स्पीसीज़ है, जैसे कि डॉल्फिन हो गए, पोर्पोइजेस हो गए, शार्क्स हो गए, या फिर हम कहेंगे कि सी बर्ड्स हो गए, ये पूरे के हमें पॉपुलेशन फिर से अच्छी करनी है। और जितना भी लॉस है उसको ख़त्म करके हमें 25,000 किलोमीटर नदियाँ जो है उसको भी ठीक करना है 2030 तक। बहुत बड़े बड़े टारगेट है, पता नहीं इतना कर पाएंगे क्या। तो हाउ विल, यही सवाल उठता है, हाउ विल द लॉ बी इम्प्लीमेंटेड, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इतना सब ठीक करना एक बार में कोई मजाक तो नहीं है। तो जो यूरोपियन यूनियन में जो जो कंट्रीज़ आती है वो एक नेशनल रिस्टोरेशन प्लान सबमिट करेंगे। नेशनल रिस्टोरेशन प्लान जो होगा वो हर देश का अलग अलग होगा। ऐसा समझ लो ABC नाम की 3 कंट्रीज़ है, तो तीनों अपना प्लान बनाएंगे जो प्लान को वो अपने देश में पूरा करने वाले हैं। और इस प्लान के चलते ये प्लान पहले सबमिट किया जाएगा, 2 साल के भीतर इसको सबमिट करना होगा, यानी मिड 2026 के भीतर इसको सबमिट किया जाएगा अभी से लेके। और उसके बाद ये जो प्लान है इसमें टारगेट्स देके उनको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। अगला है मॉनिटरिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। जितने भी देश है उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी, उनके रिपोर्ट्स निकाले जाएंगे और प्रोग्रेस देखा जाएगा कितना हो रहा है। यूरोपियन एनवायरनमेंट एजेंसी जो होगी ये एक टेक्निकल रिपोर्ट भी बनाएगी कि कितना किसने प्रोग्रेस किया है। ऐसी रिपोर्ट्स बन के हमें ध्यान दे के ये लोग प्रोग्रेस करने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है, और ये नेचर को रिस्टोर करेंगे। ये जो न्यूज़ थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में से एक है क्योंकि एनवायरनमेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। और इसका जो सोर्स था इस न्यूज़ का वो था द हिंदू न्यूज़पेपर में आपको ये न्यूज़ देखने मिल जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे है कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया। इंडिया में कॉटन कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा
होता है और उसके लिए इंडिया जाना भी जाता है। यूरोपियंस ने जो हमारे ऊपर राज किया वो आखिर वहाँ से हमारे यहाँ से कॉटन ले जाके एज ए रॉ मटेरियल कॉटन ले जाते थे और कॉटन ले जाके उसका कपड़ा बना के हमको बेचते थे। सस्ते में कॉटन लेके जाना, कपड़ा बना के हमको महंगे में बेचना, हमारा ही कॉटन, ये उनका काम था। हमारे यहाँ से कॉटन लेके जाते, लिवाइस नाम की कंपनी की जीन्स बनाते और हमें 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार में जीन्स बेचते। कपास हमारा, जीन्स हमको ही बना के हमको ही बेच के हम पे ही पैसा कमाते हैं। तो कॉटन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में। चलो देखते हैं हुआ क्या है। कॉटन कल्टीवेशन इन इंडिया सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। मिनिस्ट्री का नाम याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। कॉटन कंजम्पशन जो है बाय द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द करंट मार्केटिंग सीजन अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक ये हाईएस्ट रहा है। याद रखिएगा, कॉटन का कंजम्पशन हाईएस्ट रहा है, यानी हम लोगों ने कॉटन को ज़्यादा कंज्यूम किया है। बनाया तो गया होगा ज़्यादा, बट अब हमने ज़्यादा यूज़ भी किया है इंडिया में। अब ऐसा कैसे हुआ है? हाईएस्ट रहा है पिछले 10 साल में, इतना कैसा यूज़ हो गया भाई कॉटन। तो इसके लिए बैकग्राउंड में जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, तो दिस ईयर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेकेंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। ये साल सेकेंड हाईएस्ट रहेगा पिछले 10 साल का। पिछला तो पूरा हाईएस्ट ही रहा है, बहुत ज़्यादा हमने कंज्यूम किया। और कहाँ कंज्यूम हुआ है देखो, आपको बताता हूँ कि जो एस्टिमेटेड डिमांड है 307 लाख बेल्स, ये कॉटन गिना जाता है 307 लाख बेल्स में। तो ये डिमांड है, इंक्लूडिंग 103 लाख बेल्स जो होता है वो एमएसएमई टेक्सटाइल यूनिट में डिमांड हो रही है। यानी टेक्सटाइल कपड़ा बनाने की जो कंपनीज़ है, जो बड़ी बड़ी नहीं बहुत, बस सिर्फ एमएसएमई, वहाँ पे ही तो 103 लाख मंगाया जा रहा है। यानी कितना कपड़ा बन रहा है इंडिया में, सोचो। कपड़े की डिमांड काफ़ी होगी तभी तो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। चलो कॉटन के बारे में जान लेते हैं। अब कॉटन न्यूज़ में रहा तो कॉटन के बारे में जानते हैं। एक फैक्ट अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आता है। नहीं यूपीएससी में तो किसी ना किसी एग्जाम में आएगा, यूपीएससी में भी आने के चांस बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा, इंडिया ये ओरिजिनल घर है कॉटन प्लांट का। इंडिया में ये कॉटन जो है ये हमने कहीं से लाके उगाया नहीं है, ये इंडिया में ओरिजिनली बनता है कॉटन। ऑल्दो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ का वो पाकिस्तान में चला गया है पार्टीशन के बाद, ये भी याद रखना। पहले इंडिया इससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता था, काफ़ी सारा पार्टीशन के बाद पाकिस्तान को मिल गया है। इंडिया जो बनाता है जितना भी कॉटन वो 50 साल में काफ़ी बढ़ गया है। कॉटन 4.7% टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है कंट्री का, यानी फॉर एग्जाम्पल इतने एरिया में अगर हम एग्रीकल्चर करते, खेती करते, तो इतने में से 4.7% एरिया में तो कॉटन ही लगता है। इतना कॉटन प्रोड्यूस किया जाता है हमारे देश में। कॉटन बहुत लगाया जाता है। कॉटन ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल यानी वो जो दो ट्रॉपिक के बीच में आता है, जैसे ऊपर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया है ट्रॉपिकल एरिया होता है। थोड़ा सा ऊपर के आसपास का एरिया ये सब ट्रॉपिकल एरिया होता है। तो कॉटन आपको ये दो ट्रॉपिक्स जो बने हैं और बीच में इक्वेटर है, इस एरिया में देखने मिलता है। और इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री है और सब ट्रॉपिकल भी है, क्योंकि इंडिया से ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, ये आपको सब पता है। तो इतना होने के अलावा उसको सेमी एरिड रीजन लगता है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी नहीं लगती है, थोड़ा सेमी एरिड होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, ऐसा सेमी एरिड लगता है। तो डेक्कन प्लेट्यू में ये मिल जाता है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। कॉटन ये खरीफ क्रॉप है, खरीफ रबी ऐसे क्रॉप होते हैं। कॉटन इज खरीफ क्रॉप। कॉटन को 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने को। कॉटन के पौधे को मैच्योर होने को 6 से 8 महीने लगते हैं। इट रिक्वायर्स 210 फॉस्ट फ्री डेज। फॉस्ट फ्री डेज यानी ऐसे दिन जब ठंड नहीं होती है, ऐसे ही एरिया में आता है, जैसे नागपुर जैसे एरिया, विदर्भ जैसे एरिया। यहाँ क्यों आता है? क्योंकि यहाँ साल भर में 210 दिन ऐसे होने चाहिए जिस दिन वो गर्मी होनी चाहिए। अगर इतने दिन से ज़्यादा, इतने दिन से कम समय में आपके यहाँ अगर गर्मी है तो कॉटन जल्दी नहीं आएगा। कॉटन को आने को वैसा एक क्लाइमेटिक कंडीशन लगती है। फ्रॉस्ट फ्री डेज यानी याद रखना, वहाँ पे ठंड नहीं होनी चाहिए 210 दिन एटलीस्ट, कम से कम। और नागपुर में तो बहुत कम दिन ठंड होती है, तो वहाँ तो आएगा ही। और बहुत लाइट रेनफॉल होना चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर तक का ही रेनफॉल लगता है। बहुत ज़्यादा रेनफॉल के एरिया में कॉटन नहीं आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ब्राइट सनशाइन होना चाहिए ग्रोथ के वक्त, एकदम धूप। जो यहाँ के रीजन
को मिलता है। और क्लियर स्काई होना चाहिए जब फ्लावरिंग होती है, ऐसे बादल वादल वाला नहीं होना चाहिए जब फ्लावरिंग होती है। आइडियल सॉइल जो होती है कल्टीवेशन के लिए वो वेल ड्रेन्ड होती है, ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। और आप ये भी कहेंगे कि एकदम यानी एकदम ऐसा कीचड़ टाइप की नहीं होनी चाहिए, थोड़ा बहुत पानी तो उसमें होना ही चाहिए, बट थोड़ी सूखी रहेगी तो बहुत अच्छा होता है। और उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि मॉइस्चर को रिटेन करे। जिसमें पानी नहीं है ऑलरेडी वही तो मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है अच्छे से। कुछ होती है जो मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन नहीं कर सकती, पानी डालोगे पूरा पानी निकल जाएगा। कॉटन के लिए वो सॉइल लगती है जिसमें पानी डालने का वो पानी उसी सॉइल में रह जाए, ऐसी सॉइल लगती है। और याद रखना इसके ऊपर क्वेश्चन आया यूपीएससी में, कौन से कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन लगते हैं, ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। इसके अलावा ये भी पूछा है कि कौन सी सॉइल लगती है। कॉटन को उगाने के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल लगती है, ब्लैक कॉटन सॉइल में ही कॉटन लगता है। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के नाम अच्छे से याद रखना, याद क्या पूरे याद कर लेना, रट लेना ये नाम। कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया का ओरिजिनल प्लांट है, आपको यहाँ पे इंडिया में कौन कौन से स्टेट में आते हैं ये तो याद रखना है। इंडिया में 3 मेजर कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ है। पहला जो है नॉर्थ वेस्ट में आपको जो देखने मिलते हैं उसमें पंजाब, याद रखना, हरियाणा और नॉर्दर्न राजस्थान। कहाँ की बात की मैंने, नॉर्थ वेस्ट की। वेस्ट की अगर बात करूँ इंडिया के वेस्ट साइड की तो गुजरात और महाराष्ट्र, ये 2 रीजन्स वेस्ट में। साउथ की बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा जहां कॉटन उगाया जाता है वो स्टेट के नाम है गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जहां कॉटन लगता है वो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना। सॉइल भी सूटेबल है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी सूटेबल है। अगला अदर सिग्निफिकेंट स्टेट जहां कॉटन लगता है वो है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी। इतने सारे स्टेट्स में कॉटन उगाया जाता है। हर चीज़ अच्छे से याद रखना और हुआ तो मैप पे मार्क करते रहना, इनकी लोकेशन देखते रहना। ये एरियाज़ में ही आपको कॉटन लगते हुए दिखते हैं। चलो तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाता है। ये जो है कॉटन को लेके ये एक न्यूज़ थी और इसका जो सोर्स था वो था रेगुलेशन एशिया, यहाँ से आपको मिलता है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। अब है एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो, इकोनॉमी से है, काफ़ी इजी है, समझना होगा, समझने वाला है क्योंकि इकोनॉमी है। इकोनॉमी में समझने की बात होती है तो इकोनॉमी की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए एक्सटर्नल डेट एंड जीडीपी रेशो, ये 2 बात हुई है। जीडीपी डेट ऐसी बात आगे समझ जाना इंडियन इकोनॉमी। कंटेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो जो हो रहा है ये डिक्लाइन हुआ है, 18.7% पे पहुंच चुका है एट द एंड ऑफ मार्च 2024। मार्च 2024 तक की अगर बात की जाए तो ये डिक्लाइन होते हुए दिखा है 18.7%। कब कहाँ कितना था पहले 19% था। मार्च 2023 में ये 19% था और अब ये डिक्लाइन होकर 18.7% पहुँच गया। आपको लग रहा है कि ये रेशो क्या होता है, हमको नहीं पता, डरने की कोई बात नहीं है। अब हम ये रेशो क्या होता है अब आपको इस करंट अफेयर के एंड तक पता चल जाएगा और इतना पता चल जाएगा कि आप खुद निकाल भी पाओगे। अब सबसे पहली बात, बैकग्राउंड क्या है, इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो है, अब एक्सटर्नल डेट यानी हमने जो बाहर से कर्जा लेके रखा है। इंडिया के पास जब कमी पड़ती है फाइनेंशियल चीज़ों की तो इंडिया करता है बाहर से बोरो या इंडिया से बोरो। इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया से जो कर्जा लेती है वो आरबीआई से लेती है। बाहर से कर्जा लेना है तो वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, यहाँ से लेती है। इंडिया के ऊपर एक्सटर्नल डेट यानी बाहर का जो कर्जा है वो 663.8 बिलियन पहुँच गया है बाय द एंड ऑफ मार्च 2024, मार्किंग 6% इंक्रीज। 6% कर्जा बढ़ा है हम पे। कर्जा बढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 39.7 बिलियन डॉलर कंपेयर टू मार्च 2023, यानी इतना ज़्यादा बढ़ा है, यानी 663.8 बिलियन पहुंचा, यानी 2023 के कंपैरिजन में 39.7 बिलियन डॉलर बढ़ा है कर्जा। इतना कर्जा बढ़ गया हम पे और आज वो बढ़ के टोटल 663.8 बिलियन पे पहुंच गया है। बहुत अच्छी बात तो नहीं है। चलो बट देखते हैं कि जीडीपी, ये जो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो ये डिक्लाइन हुआ है बोल रहे हैं, तो डिक्लाइन होना अच्छा है कि बुरा है ये पहले समझना होगा। समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अबाउट इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस आईडेक्स। अब ये जो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा ये तो
देखिए सबसे पहली बात आपको एक एक चीज़ समझनी पड़ेगी। पहली समझनी पड़ेगी एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो क्या होता है, अच्छे से समझना। हाँ, हम क्या समझ रहे, डेट टू जीडीपी रेशो, ठीक है। एक्सटर्नल डेट, DEBT लिखते हैं पर उसका प्रोनाउंसिएशन डेट है, डेट टू जीडीपी, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, इसका रेशो ये क्या होता है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला में हम आगे डालते हैं सब कुछ, बट ये जो फॉर्मूला है ये क्या है इसमें समझने के लिए रेशो इज अ क्रूशियल इकोनॉमिक मेट्रिक। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानने के लिए कि इंडिया की जो डेट है एक्सटर्नल डेट और जीडीपी जो इंडिया का है वो बराबर है कि नहीं, वो बराबर चल रहा है कि नहीं, क्या हम अपने जीडीपी में से जो पैसा मिल रहा है उससे अपना कर्जा चुका सकते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए हमें जानना होता है कि रेशो कितना है। अब देखते हैं एक्सटर्नल डेट क्या होती है। दो कंसेप्ट पढ़ना होगा, एक्सटर्नल डेट क्या है और जीडीपी क्या है, उसके बाद हम एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो ये निकाल के देखेंगे। चलो तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सटर्नल डेट क्या होती है। एक्सटर्नल डेट आपको पता है, डेट यानी कर्जा, एक्सटर्नल यानी बाहर से लिया हुआ कर्जा, तो एक्सटर्नल डेट यानी इंडिया ने जितना बाहर से कर्जा लिया है वो है इंडिया का एक्सटर्नल डेट। अब देखिए एक्सटर्नल डेट रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ कंट्री ओज टू एक्सटर्नल क्रेडिटर्स, यानी कंट्री ने जो बाहर से लिया हुआ कर्जा है, ओज टू यानी बाहर यानी किसी से लिया हुआ, ओज टू यानी किससे लिया है, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स से लिया है। कौन है ये एक्सटर्नल क्रेडिटर्स जिससे इंडिया ने कर्जा लिया है ये फॉरेन की गवर्नमेंट्स, फॉरेन की सरकारें, ये है कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रहे हैं, या फिर ये है कुछ प्राइवेट एंटिटीज या प्राइवेट बैंक्स जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, इनसे इंडिया ने कर्जा लिया है, उसको एक्सटर्नल डेट कहते हैं। इंडिया ने ही नहीं तो किसी और देश ने भी किसी बाहर के देशों से कर्जे लिए तो उसको उस डेट को एक्सटर्नल डेट कहते हैं। अगर इंटरनल डेट की बात करें तो ये इंडिया के इंडिया में लिया हुआ कर्जा होता है। इसमें क्या आता है, शॉर्ट टर्म वाला कर्जा आता है, लॉन्ग टर्म वाला भी कर्जा आता है। शॉर्ट टर्म वाला कम समय के लिए लिया जाता है, जो लॉन्ग टर्म वाला था लंबे समय के लिए कर्जा लिया जाता है। एक्सटर्नल डेट जो होता है इज अ टाइप ऑफ पब्लिक डेट, यानी सरकार ने लिया हुआ डेट है, किसी प्राइवेट व्यक्ति ने नहीं। अंबानी ने लिया हुआ एक्सटर्नल डेट इंडिया का नहीं है, वो अंबानी का है। अगर इंडिया ले रहा है, सरकार ले रही है, तो उसको पब्लिक डेट यानी एक्सटर्नल डेट कहा जाता है। पब्लिक डेट यानी टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट गवर्नमेंट ओज, जो गवर्नमेंट ने लिया हुआ पैसा है वो पब्लिक मनी है। तो एक्सटर्नल डेट आपको ओवरऑल समझ गया होगा, इंडिया ने जो बाहर से लिया हुआ कर्जा है उसको एक्सटर्नल डेट कहते हैं। दूसरी बात, अब जीडीपी क्या है ये समझेंगे। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे है ग्रॉस, ग्रॉस का मीनिंग होता है टोटल, याद रखना इकोनॉमिक्स में टोटल की जगह ग्रॉस लिखा जाता है। डोमेस्टिक यानी विद इन द बाउंड्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया या फिर किसी भी देश का, इंडिया का है इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट यानी हमने जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की है, क्या प्रोड्यूस करते हो आप पूरे इंडिया में, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इंडिया में आपने टोटल इंडिया के टेरिटरी में, इंडिया की टेरिटरी पता है आपको कितनी है, इंडिया के टेरिटरी में 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज आती है। ये पूरे टेरिटरी के अंदर हमने जितना भी एक साल में, याद रखना कितने ईयर में, 1 ईयर के ड्यूरेशन में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की है, गुड्स और सर्विसेज में कुछ भी हो सकता है, कार्स हो सकती है, चिप्स के पैकेट हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, मोटरसाइकिल हो सकती है, सर्विस में कुछ भी हो सकता है, फूड डिलीवरी की सर्विस हो सकती है, मोबाइल फ़ोन की सर्विस हो सकती है, ट्रेन की सर्विस हो सकती है, बस की सर्विस हो सकती है। जितनी भी सर्विसेज हमने एक साल में बनाई, जितने भी गुड्स हमने एक साल में बनाए, उसकी वैल्यू निकाली जाती है। वैल्यू कितने रुपए कमाए उससे आपने, उसकी जो भी वैल्यू थी उसको कहा जाता है देश का जीडीपी, देश का जीडीपी। तो हम कहेंगे जीडीपी रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइक पीरियड, यूजुअली 1 ईयर। इट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द नेशन। ये बताता है कि हमने इकोनॉमिकली कितना आउटपुट निकाला है, हमारे इकोनॉमिकली हमने कितनी प्रोडक्टिविटी दी है। चलो तो अब देख लेते हैं वैल्यूम निकाल के। चलो वैल्यूम निकालते हैं। अब आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एग्जाम्पल एकदम हाइपोथेटिकल है, ऐसा मत समझना इतना ही होता है। मैं ऐसी टाइम पास वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो आपको जल्दी समझ जाए। एक ए नाम का देश है। अब अपन एक ए नाम के देश का एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो निकाल के देखते हैं। एक ए नाम का देश है। इस ए नाम के देश ने एक साल भर में 2000 रुपये, 2000 इतना कम कोई नहीं बनाता है, मैंने बोला कि ये एग्जाम्पल है सिर्फ।
एक देश ने एक साल में 2000 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, ठीक है, 2000 रुपए की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, तो हमारा उस देश का जीडीपी कितना हुआ? 2000 जीडीपी हुआ। उस देश के ऊपर ये है उसका जीडीपी, उस देश के ऊपर डेट, उस देश के ऊपर जो कर्जा है वो 1000 रुपए का कर्जा है जो उसने बाहर से लेके रखा है। अब उसने जो बनाया वो है 2000 रुपए का, उसके ऊपर कर्जा है 1000 रुपीज़ का। तो अगर हमें डेट टू जीडीपी रेशो निकालना है तो जीडीपी को हमें कहाँ लिखना पड़ेगा और डेट को कहाँ लिखना पड़ेगा ये तो हमें पता ही चलता है। डेट टू जीडीपी यानी डेट कहाँ लिखेंगे? ऊपर, डेट ऊपर लिखते हैं 1000 और जीडीपी कहाँ लिखते हैं? नीचे। रेशो निकाल के देखते हैं कितना निकल रहा है? 0.5 बराबर 0.5 निकलेगा, यानी ये आ जाएगा 1/2, 1/2 को निकलेगा तो 0.50 यानी इतना हो गया वो, तो ये कम है। अब अगर हम उल्टा करके देखते हैं, अब इसी एग्जाम्पल में थोड़े से वैल्यूज़ बदल के देखते हैं क्या होता है। चलो वैल्यू बदलते हैं, हम देखते हैं कर्जा हमारे ऊपर, उस देश के ऊपर है 2000 रुपए का, उस देश की जीडीपी भी 2000 है, तो 2000 डिवाइड बाय 2000 कितना परसेंट? 1%। रेशो निकल रहा है 1, अब 1 रेशो और 1 निकल रहा है 1:2, यानी 0.5 कम है, 1 ज़्यादा है, कर्जा ज़्यादा है। यानी आपको क्या लग रहा है, ये रेशो ज़्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? तो ये रेशो कम होना अच्छा है। देखो कम था कर्जा तो रेशो कम आया, ठीक है। फिर से मैंने बताया कर्जा कितना था? 1000 रुपये, कर्जा कितना है? 1000 रुपये, और जीडीपी कितना है? 2000 रुपये। मैंने क्या किया? 1000 को 2000 से डिवाइड किया, कितना आया? 0.50 आया, ये 0.50 आया, ये कम है। अगर कर्जे को हम 2000 कर देते हैं तो कर्जा 2000 होने पे ये कितना हो जाएगा? ये 0.5%, 1% हो जाएगा। यानी 1% अच्छा है कि 0.5? 1% गलत है, क्योंकि जितना ये परसेंटेज बढ़ेगा, जितना ये रेशो बढ़ेगा, उतना कर्जा ज़्यादा है और जीडीपी कम है। अगर जीडीपी बढ़ गया यहाँ पे 4000 हो गया तो ये और कम आएगा, जितना कम आएगा उतना अच्छा है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। अब जितना कम आएगा उतना अच्छा है ऐसा कह रहे हैं, तो यहाँ देखो उन्होंने लिखा भी है यहाँ पे कि देखो कि एक्सटर्नल डेट कैसे कैलकुलेट होता है वो मैंने बताया था। एक्सटर्नल डेट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल एक्सटर्नल डेट बाय कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस, ये आपको पता चलता है। दूसरा, रेशो हेल्प्स इन एसेस द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कितना ये बताता है। लो एक्सटर्नल डेट इंडिकेट्स दैट एन इकोनॉमी प्रोड्यूस सफिशिएंट गुड्स एंड सर्विसेज, कम रहा तो ठीक है, कर्जा हम चुका सकते हैं। अगर कॉन्वर्सली अगर ये रेशो हाई रहा, इसका मतलब हम कर्जा चुकाने लायक नहीं है, हमें बोरोविंग्स ज़्यादा है और जीडीपी कम है, तो ये रेशो कम आना ज़रूरी है। सिग्निफिकेंस देखो, व्हेन अ कंट्रीज डेट टू जीडीपी रेशो क्लाइम्स, जब ये ऊपर जाता है तब रिस्क काय की बढ़ जाती है, जब ये ऊपर जाता है। अब करंट अफेयर न्यूज़ में क्या है, ये रेशो नीचे गया है, इसका मतलब पॉजिटिव चीज़ है। हमारा डेट बढ़ा है बट जीडीपी भी बढ़ा होगा, तभी तो हम लोगों का रेशो गिरा ना नीचे। रेशो गिरना अच्छी बात है, तो ये रेशो जब ऊपर जाता है तो रिस्क ये है कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है, क्योंकि कर्जा चुकाने के लिए आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। कमाई ज़्यादा हुई और कर्जा कम रहा तो रेशो कम हो जाएगा, अगर कमाई कम रही और डेट ज़्यादा रहा तो रेशो बढ़ जाएगा। हमें क्या करना है, रेशो को कम करना है, और कम हम करने के लिए अभी सक्सेसफुल दिख रहे हैं। गवर्नमेंट का एम है कि इस रेशो को गवर्नमेंट कम करे, बट कभी कभी बढ़ जाता है, जैसे वॉर के समय बढ़ जाता है, रिसेशन आता है कभी देश में तब बढ़ जाता है, तब हमें क्या है ज़्यादा पैसे बोरो करने पड़ते हैं बाकी देशों से, क्योंकि खर्चा होने लगता है, तब हमारा ये रेशो डूबने लगता है। इस तरह से ये एक और कंसेप्ट है इकोनॉमी का। इकोनॉमी के कंसेप्ट बहुत टफ नहीं होते, बस समझने पढ़ते हैं, समझने के बाद वो भूलने लायक नहीं होते हैं। इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन, इकोनॉमी इज़ ऑल अबाउट, हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई फैक्ट्स भी होते हैं बट इट इज़ मीन्स ऐसा है कि कुछ फैक्ट्स है तो कुछ कंसेप्ट्स है। इकोनॉमी इंक्लूड्स बोथ कंसेप्ट्स एज वेल एज फैक्ट्स, सो यू नीड टू स्टडी इकोनॉमी। यहाँ पे जैसा ये देखो कि फैक्ट्स है कि कितना बिलियन और कंसेप्ट है कि कैसे निकाला जाता है, दोनों आपको क्लियर हो गया। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो जो है, इसकी जो न्यूज़ थी, ये सोर्स था इसका खुद आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट पे आपको ये न्यूज़ देखने मिलेगी। तो ये रहे आज के आपके पूरे करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स जो है वो करंट अफेयर्स में आने के अलावा हमको अब कुछ आज के एमसीक्यूज़ देखने हैं। आज के एमसीक्यूज़ देखेंगे। आज के जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें
आप लोगों को इसमें कमेंट करना है कि आपको इसके सही आंसर क्या लगते हैं, और कमेंट करने के बाद कल के जो करंट अफेयर रहेंगे उसमें मैं आपको इसके सही आंसर बताऊंगा, और हम देखेंगे कि कितने लोगों के करंट अफेयर्स के आंसर सही निकले। तो वो लोगों को के जो आंसर्स है वो सही तभी निकलेंगे जब आप अच्छे से इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। जो अभी आपने पढ़ा उसी पे आधारित ये क्वेश्चंस है। सबसे पहले प्रैक्टिस एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल एक्सटर्नल डेट बाय ऑफ कंट्रीज by the country's gross domestic product. First. Second, the ratio helps assess the nation's financial stability and its ability to manage debt obligation. Third, a low external debt ratio indicates that an economy produces sufficient goods and services to repay its debts without accumulating further debts. चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। पहला है ओनली वन, दूसरा है ओनली टू, तीसरा है ऑल थ्री और चौथा है नन। सबके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, ये एक आपको जनरल क्वेश्चन पूछा गया है। महंगाई एक जनरल क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन जो अभी यहाँ पे आपने नहीं देखा, बट थोड़ा इकोनॉमिक में आपने वो जीडीपी वीडीपी पढ़ा तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो सॉल्व कर सकते हैं क्या। Inflation refers to sustained increase in the general price level of goods and services over the period of time, यानी प्राइस बढ़ता है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, इट erodes the purchasing power of money। purchasing power of money जो होता है, मनी का जो पावर है ये कम होने लगता है, खराब होने लगता है, डॉलर का वैल्यू बढ़ने लगता है मनी के सामने जब महंगाई बढ़ती है, और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इफेक्ट हो जाता है क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, नहीं अफोर्ड कर पाते। तीसरा है मॉडरेट लेवल इन्फ्लेशन का अच्छा होता है इकोनॉमी के लिए। फिर भी सरकार ने ये कहा है, आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि 4% हमेशा इन्फ्लेशन रहना चाहिए, तभी देश की ग्रोथ होती है। इसमें +-2% चलता है, 2% कम ज़्यादा चलता है, बट आपने मेंटेन करना चाहिए 4% पे। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबाउ आर करेक्ट? 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1, 2 and 3? ये आपको 3 ऑप्शन देखने मिलता है। अगला एमसीक्यू देखिएगा, अगला एमसीक्यू कॉटन को लेके, मैंने पहले ही बताया था स्टेट्स को अच्छे से पढ़ के रखना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला। ऑप्शंस, हाउ मेनी ऑफ द अबाउ मेंशन स्टेट्स आर लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर्स इन इंडिया। कॉटन बनाने वाले सबसे ऊपर के देश कौन से हैं? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। क्या ये चारों है, या इसमें से कोई एक है, कोई 2 है, कोई 3 है, या सभी है? कॉटन बनाने वाले स्टेट, राज्यों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो ये सब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और कमेंट सेक्शन में जाके आपको आपके आंसर जो है वो जो आप लिखोगे वो कल के हम करंट अफेयर में आज के आंसर्स जो है वो जानेंगे, और आप देखेंगे कि आपके कितने आंसर सही निकलते हैं। और आप लोगों को करंट अफेयर जो है वो डेली अच्छे से अटेंड करके उसको अच्छे से कहीं पे लिख के उसके कुछ नोट्स बना के आपको वहाँ पे रखने हैं। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो वो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए करंट अफेयर्स का। वहाँ पे आपको डेली PDF भी मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स के। उसके अलावा आप और भी कोई लेक्चर्स चाहते तो डिस्क्रिप्शन में मैंने बाकी भी प्लेलिस्ट की लिंक रखी हुई है। करंट अफेयर्स रेगुलरली सॉल्व कीजिए, डेली सॉल्व कीजिए, कमेंट में अपने आंसर्स लिखिए। हम कल फिर से करंट अफेयर्स के लिए मिलेंगे और कल के करंट अफेयर्स फिर से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल फिर से करंट अफेयर्स के लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद।